गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर एक टॉपिक और होगा लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले देखें लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का जब हम परंपरागत अर्थ करते हैं तो लोक प्रशासन के परंपरागत अर्थ में हम देखते हैं जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन में प्रयुक्त लोक शब्द के दो अर्थ हैं, जनता और सरकार। और प्रशासन का अर्थ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयास। जब इन सबको आपस में हम जोड़ते हैं तो लोक प्रशासन का अर्थ होता है जनता के हित में किए गए सरकारी कार्यों का प्रशासन। अगर हम उस बात को आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज या लोकतांत्रिक देश की। जब राजतंत्र या मोनार्की रही है तब तो राजा ही सरकार हुआ है और सारे काम उसने अकेले खुद किए। हालांकि लोकतांत्रिक देशों में हम पाते हैं कि सरकार के 3 अलग अलग प्रमुख अंग होते हैं और उनके बीच में शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। 3 अंगों में एक अंग विधायिका या लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग या कानून का निर्माण। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, काम होता है लॉ इम्प्लीमेंटेशन या उन कानूनों का जनता के बीच में क्रियान्वयन, उन्हें लागू करना। और तीसरा जुडिशियरी या न्यायपालिका, जिसका काम होता है लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करना। फ्रांसीसी स्कॉलर मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें सरकार के इन 3 अंगों के 3 अलग अलग कार्यों की चर्चा की गई। अर्थ कर रहे हैं हम कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। और अब देखिए, हम एक प्रश्न यहां से उठा रहे हैं आपके सामने कि सरकार के तो 3 अंग होते हैं, किस अंग के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। एक नया विषय है हमारे लिए। हर छोटी छोटी बात शुरू से ही जितनी क्लियर रहेगी, विषय में जितनी क्लैरिटी रहेगी, आगे चीजों को, नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझना भी हमारे लिए उतना आसान होगा। तो अगर सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है तो स्वाभाविक सी बात है, मन में एक प्रश्न उठता है कि सरकार तो बहुत बड़ी होती है, सरकार के तो 3 अंग होते हैं, तो क्या लोक प्रशासन में हम सरकार के तीनों अंगों को शामिल करेंगे और या फिर किसी विशिष्ट अंग के कार्यों को ही लोक प्रशासन में शामिल किया जाएगा। हम बात कर भी रहे थे पिछली क्लास में जब लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ रहे थे कि देखिए कई विद्वानों ने संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका या क्रियान्वयन की बात की लोक प्रशासन के लिए, और कई ने व्यापक दृष्टिकोण से कहा कि सरकार के तीनों अंगों के कार्य। तो जब 1887 में अमेरिका में वुडरो विल्सन के प्रयासों से लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हुआ, तो ये प्रश्न उठा आगे चल के कि हम सरकार के किस अंग के कार्यों को शामिल करेंगे लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। इसी समस्या को हमने नाम दिया है लोक प्रशासन का क्षेत्र या स्कोप।
कि उसका दायरा कितना व्यापक होगा या संकुचित होगा, सरकार के किस किस अंग या वर्ग के कामों को उसमें शामिल किया जाएगा। ये जो समस्या है, समस्या जुड़ी है यहां से 1887 वुडरो विल्सन। तो थोड़ा सा संदर्भ के रूप में यहाँ संक्षेप में देखें, अलग से फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं लोक प्रशासन का विकास, जरूरत के अनुसार वहां उसकी विस्तार से चर्चा। यहाँ वह संदर्भ के रूप में थोड़ा सा देखें, 1887 1887 में अमेरिका में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे वुडरो विल्सन। उनका एक लेख, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, प्रशासन का अध्ययन या द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, हिंदी करें तो प्रशासन का अध्ययन। इस नाम से वुडरो विल्सन का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। उस रिसर्च पेपर में वुडरो विल्सन ने कहा कि राजनीति का काम है नीति का निर्माण करना, प्राथमिकता मूल्यों को होती है। मूल्य क्या है ये हम अलग से समझेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं है हमें। राजनीति का काम नीति का निर्माण, प्राथमिकता मूल्यों को, जबकि विल्सन का कहना था कि प्रशासन का काम होता है नीति का क्रियान्वयन करना और प्राथमिकता तथ्यों को दी जाती है। विल्सन ने अपनी सोच को नाम दिया राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, डाइकोटॉमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जिसमें विल्सन ने राजनीति और प्रशासन इन दोनों के काम अलग किए, कामों की प्रकृति अलग बताई। कहा कि राजनीति निर्माण करती है, प्राथमिकता मूल्यों को होती है, प्रशासन क्रियान्वयन करता है और प्राथमिकता तथ्यों को। तो विल्सन ने सुझाव दिया कि राजनीति या नीति के निर्माण का अध्ययन किया जाना चाहिए राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के द्वारा, और प्रशासन या क्रियान्वयन का अध्ययन किया जाना चाहिए लोक प्रशासन के द्वारा। उस समय तक क्या था, 1887 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस के ही एक सेक्शन, एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग सब्जेक्ट नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये खुद पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और ये सुझाव दे रहे थे कि अब लोक प्रशासन को पॉलिटिकल साइंस से अलग करके एक नया विषय बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि राजनीति और प्रशासन के काम भी अलग हैं और कामों की प्रकृति भी अलग है। तो बेहतर है कि हम विषयों को भी अलग कर दें। राजनीति विज्ञान एक विषय रहे, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से नया विषय बने, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, नीतियों के क्रियान्वयन। और जस्ट अभी हम क्या देख रहे हैं कि नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है सरकार के तीनों अंगों में, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। मतलब दूसरे शब्दों में विल्सन क्या कह रहे हैं कि हम लोक प्रशासन में कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, कार्यपालिका का काम है क्रियान्वयन, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए कंट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपके मन में वो कंट्राडिक्शन आए, हम अपनी तरफ से ही बता रहे हैं आपको कि अर्थ हमने आपसे कहा है कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है, और विल्सन अभी हम फिर आपको 2 दिन बाद बताएं कि विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन को पढ़ना है। तुरंत आप हमसे प्रश्न पूछोगे कि सर आप तो कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आपने कहा है सरकारी कार्यों का प्रशासन, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन, तो है कंट्राडिक्शन की नहीं? तो ये एक समस्या हुई पैदा जब लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में बना।
कि हम ये क्लियर तो कर लें कि हम सरकार के समस्त अंगों के कार्यों को शामिल करेंगे लोक प्रशासन में, और या केवल कार्यपालिका शाखा के ही कार्यों को शामिल किया जाएगा लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। इस समस्या को नाम दिया हमने लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, कि सरकार के किस अंग के कार्यों को हमें लोक प्रशासन में शामिल करना है। कई विद्वान आए जो लोक प्रशासन के जानकार थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। हमारे आपके सामने कोई समस्या हो, अलग अलग लोग अपनी राय देते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा 50% होना चाहिए, कोई कहेगा 35% होना चाहिए, जिसने मुंह उतनी बात। यहां भी जब ये समस्या आई कि भाई क्लियर तो करो कि सरकार के किस अंग के कार्यों को हम लोक प्रशासन में शामिल करें, तीनों अंगों के कार्यों को या केवल कार्यपालिका के। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए कई विद्वान आगे आए, उन्होंने अपने विचार रखे, अपना दृष्टिकोण सामने रखा। कई दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया इस समस्या के समाधान के लिए कि हम लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत सरकार के किस अंग के कार्यों को शामिल करेंगे। और उस समस्या को हमने नाम दिया है लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो दृष्टिकोण आए हैं वो दृष्टिकोण यहां हमें पढ़ने होते हैं। कौन से प्रमुख दृष्टिकोण, 4-5 प्रमुख दृष्टिकोण हैं, ये बताने के लिए कि हम लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के किस अंग के कामों को शामिल करें। सबसे पहला दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण या नैरो अप्रोच। संकुचित दृष्टिकोण या नैरो अप्रोच। सत्ती जरा ज्वाइन करो, देखो। संकुचित दृष्टिकोण या नैरो अप्रोच, जिसने कहा कि केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों को ही शामिल किया जाएगा लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। केवल कार्यपालिका शाखा के कार्य, और कार्यपालिका का काम हम देख रहे हैं कि नीतियों या कानूनों का क्रियान्वयन करना। तो केवल क्रियान्वयन संबंधी कार्यों को शामिल किया जाए लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। जैसा नाम है संकुचित, ये छोटा सा क्षेत्र रहेगा, हम केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन का अध्ययन करेंगे। आज से लगभग 150 साल पहले आप देखें रेगुलेटरी स्टेट या नियामकी राज्य हुआ करता था, आगे चर्चा होगी। तो नियामकी राज्य में सरकार के बहुत थोड़े से काम होते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और न्याय, मुख्यतः सरकार वो 3 काम करती थी। जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1887, आज से लगभग 150 साल पहले। कार्यपालिका के काम कितने से मुट्ठी में, कि सरकार जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पॉलिसी बनाएगी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बस उनको जनता के बीच में लागू कर दो। छोटा सा क्षेत्र रहेगा लोक प्रशासन का, केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन की स्टडी करेंगे। संकुचित क्षेत्र या संकुचित दृष्टिकोण, अगर इस दृष्टिकोण को हम मान लें तो इसके कई फायदे हैं, हालांकि समस्या भी। फायदे देख रहे हैं आप, एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो फायदे क्या, कि चूंकि क्षेत्र छोटा सा है तो क्षेत्र का निर्धारण करने में आसानी है। बड़ा क्लियर कट हमें पता रहेगा कि हमें बस ये पढ़ना है, सरकार की इतनी नीतियां या नियम कानून है, कैसे इनको जनता के बीच में लागू किया जा रहा है, बस वो पढ़ना है, दैट्स ऑल, हो गया। क्षेत्र छोटा है तो निर्धारण आसान है, यहां वहां भटकाव का डर नहीं है। बहुत सारी चीजें हो पढ़ने पढ़ाने के लिए तो डर रहता है कि हम भटक नहीं जाए, कुछ छूट नहीं जाए।
क्रम नहीं बदल जाए। यहाँ छोटा सा क्षेत्र है, भटकाव का डर नहीं है। कम ही चीजें हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, बार बार पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो उसमें हम भी विशेषज्ञ होंगे और आप भी विशेषज्ञ होंगे। भाई 100 चीजें एक बार पढ़ो या 10 चीजों को 10 बार पढ़ लो। यहाँ कम चीजें हैं, 10 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, 10 बार पढ़ेंगे, हम 50 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, विशेषज्ञता मिलेगी उनमें। भटकने का डर नहीं रहेगा क्योंकि बहुत कम चीजें होंगी पढ़ने पढ़ाने के लिए। और प्लस और एक फायदा कि दूसरे विषयों के साथ टकराव की आशंका नहीं है। संकुचित दृष्टिकोण ही था जिसने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की। अगर विल्सन कहते कि एक नया विषय बनाया जाए लोक प्रशासन जिसमें हम सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन करेंगे, तो राजनीति विज्ञान से जुड़े लोग कहते कि फिर राजनीति विज्ञान भी तो वही कर रहा है, अब उसी काम के लिए और एक नए विषय की जरूरत क्या है। वो सही बात है। भाई राजनीति विज्ञान 2500 साल पुराना विषय माना जाता है, प्लेटो और अरस्तु के समय से। वो कर ही रहा है निर्माण का अध्ययन, क्रियान्वयन का अध्ययन भी कर रहा है। अलग एक कानून लॉ भी विषय बनाया है हमने, वो उसका न्यायपालिका का अध्ययन कर रहा है। अब वो कहते कि जिन बातों का अध्ययन हम सैकड़ों साल पहले से कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्हीं बातों की स्टडी के लिए एक और नया विषय बना दो, तो उसका क्या औचित्य है। सही बात है। देखिए अब जितने विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सबका अपना एक फिक्स एरिया है और दूसरे से अलग है। तो 2-5% चीजें हो सकता है कि कॉमन है, कि वो ज्योग्राफी में भी पढ़ना है या वो जूलॉजी में भी पढ़ना है या जियोलॉजी में भी पढ़ना है, या अदरवाइज हर सब्जेक्ट का अपना एक फिक्स डोमेन है कि भाई भूगोल है तो क्या पढ़ेंगे, भूगर्भ विज्ञान है तो क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान है तो क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स है तो क्या, केमिस्ट्री है तो क्या। तो यहां भी तो वही हो कि भाई जिन बातों का अध्ययन पॉल साइंस कर रहा है, अगर हम कहें कि एक नया विषय बनाएंगे, हम अध्ययन उन्हीं बातों का करेंगे, तो क्या औचित्य इस बात। समझदारी थी। विल्सन ने देखा कि कानून के निर्माण का अध्ययन कर ले राजनीति विज्ञान, कर ही रहा है, क्रियान्वयन को बस वो छोड़ दे, उसके अध्ययन के लिए एक अलग विषय बना लें हम लोक प्रशासन, और न्याय के लिए लॉ या कानून पहले से है, तो सरकार के जो 3 अंग हैं, तीनों की अलग अलग स्टडी के लिए 3 विषय हो जाएंगे हमारे पास। मेनली था कि भाई पॉलिटिकल साइंस से अलग करो तो निर्माण अलग और क्रियान्वयन अलग, मतलब दूसरे से कोई लड़ाई झगड़े या टकराव की गुंजाइश नहीं। आप अपना करो, हम अपना करेंगे, आप निर्माण पढ़ो पढ़ाओ, हम क्रियान्वयन पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। लोगों को बात समझ में आई कि हाँ ये तो जेन्युइन बात है, मान्यता मिल गई, टकराव नहीं हुआ दूसरे विषयों। तो अगर संकुचित दृष्टिकोण नहीं आता तो शायद लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म ही नहीं हो पाता। तो इस लिहाज से कई सारे फायदे। और दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण है कि सरकार के 3 अंग, तीनों के अलग अलग कार्य, वास्तव में व्यवहार में वो तीनों अंग और उनके कामों को अलग अलग कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। सरकार के तीनों अंगों के कामों के बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा खींच पाना संभव नहीं। हम बात कर भी रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र वाले देशों में हर अंग की भूमिका दूसरे अंग के कार्यों से जुड़ी। हम खुद अपने देश भारत में देखेंगे कि कार्यपालिका केवल क्रियान्वयन नहीं करती, कानून भी कार्यपालिका ही बनाती है, विधायिका तो केवल उस पर मुहर लगाती, स्वीकृति। विधायिका केवल कानून नहीं बनाती बल्कि कार्यपालिका को बताती है कि तुम कैसे क्रियान्वयन करो।
संसदीय लोकतंत्र में सरकार के तीनों अंगों के बीच में चेक एंड बैलेंस होता है। हर अंग की भूमिका दूसरे अंग के कामों में देखी जाती है। तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा खींच पाना संभव नहीं। हम ये मान भी लें कि केवल कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे तो ये नहीं मान सकते कि केवल क्रियान्वयन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका निर्माण भी करती है। आजकल ट्राई सेवी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जमाना है जिनमें कार्यपालिका न्याय भी करती है। तो अगर हम ये मान भी लें कि केवल कार्यपालिका, तब भी ये नहीं मान सकते केवल क्रियान्वयन, हमें निर्माण और न्याय भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों काम कर रही है आजकल कार्यपालिका। और यह बात को उल्टा करें, हम ये मान लें कि केवल क्रियान्वयन का अध्ययन, तब केवल कार्यपालिका के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, हमें विधायिका और न्यायपालिका को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रियान्वयन में विधायिका की भी भूमिका होती है और न्यायपालिका की भी भूमिका होती है। तो बड़ा अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन व्यावहारिक रूप में उस दृष्टिकोण को लागू करना कठिन है, क्योंकि सरकार के तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन करना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहला दृष्टिकोण आया ये संकुचित दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण आया पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण, इसका प्रतिपादन किया अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट लूथर गुलिक। लूथर गुलिक, जिनका समय था 1892 से 1993, 1937 के आसपास उन्होंने ये दृष्टिकोण दिया था जिसे हम नाम देते हैं पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण। 1937 में लूथर गुलिक का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के विज्ञान पर लेख। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के विज्ञान पर लेख। उस लेख में लूथर गुलिक ने ये दृष्टिकोण दिया जिसका नाम है पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण। इसमें अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिला के ये शब्द बना है पोस्ट कॉर्व। अंग्रेजी के 7 शब्द शामिल हैं उसमें। क्या? तो देख रहे स्क्रीन पे आप। पी का मतलब है प्लानिंग, नियोजन करना। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस का मतलब स्टाफिंग, कार्मिकों की भर्ती करना। डी का मतलब डायरेक्टिंग, निर्देश देना। सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। आर का मतलब रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन मंगाना। और बी का मतलब बजटिंग, बजट बनाना। लूथर गुलिक का कहना था कि हम लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत इन 7 कार्यों का अध्ययन करें पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इन 7 कामों के अध्ययन की बात की लूथर गुलिक ने अपने पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण। बस एक शब्द याद रख लें, पोस्ट कॉर्व। उसमें 7, POSD, सबके अलग अलग मतलब। आप देखेंगे ये दृष्टिकोण लोक प्रशासन के लिए एक बहुत आधारभूत सिद्धांत के रूप में काम करता है। दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, हर देश में सरकार का कोई भी विभाग देखेंगे आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह आपको सरकार के किसी भी अंग में आप देखेंगे, हर जगह आपको ये 7 काम अनिवार्य रूप से संपन्न होते हुए मिलेंगे।
चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य, हर जगह आपको पोस्ट कार्ड जरूर मिलेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब हर विभाग को, इवन हर व्यक्ति को क्या लक्ष्य तय किए हैं भविष्य के लिए, उनको बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, प्लान करना। अपने उस लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की जरूरत है। लोक प्रशासन में हम सामूहिक प्रयासों की बात कर रहे हैं। 2 या अधिक व्यक्ति तो कार्मिकों की भर्ती करनी है, उनमें तालमेल करना है, बताना है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, मतलब डायरेक्शन देना है, पैसा चाहिए, बजट, रिपोर्ट मंगानी है उनसे उनके कामों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो पोस्ट कॉर्प के 7 काम इतने बेसिक, इतने मूलभूत काम माने जाते हैं प्रशासन में कि दुनिया में कोई भी देश, किसी भी तरह का प्रशासन हो, अनिवार्य रूप से ये 7 कार्य वहां संपन्न होते ही होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था। ऐसा कहा जाता है कि लोक प्रशासन के बारे में जब कुछ भी समझ में ना आए तो पोस्ट कॉर्प को याद कर लें। जैसे विपत्ति में हम भगवान को याद करते हैं, वैसे कहा जाता है कि लोक प्रशासन में अगर विपत्ति आए तो पोस्ट कॉर्प को याद करें। एक अमेरिकी विद्वान F.W. रिक्स हुए हैं, भारत जैसे विकासशील देशों की स्टडी की है उन्होंने, तो उसके लिए वो भ्रमण पे आए थे। भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कई विकासशील देशों के भ्रमण पे आए। वो अमेरिका के विद्वान थे। भारत आ रहे थे तो टेंशन में थे। जब वो यहाँ आ रहे थे, यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें लेक्चर के लिए बुला रहे थे। वही प्रसिद्ध विद्वान थे अमेरिका के। अब उन्हें टेंशन, नया देश, नई यूनिवर्सिटी, नए लोग, कैसे ऑडियंस होंगे, क्या हमसे पूछ लेंगे, वो किस तरह का उनका फीडबैक होगा। हर आदमी को टेंशन रहता है। हम ही कहीं नई जगह पढ़ाने जाए तो एक टेंशन की, पता नहीं क्या कैसे। तो उनको भी टेंशन था। अपने फ्रेंड के साथ बैठे थे चाय पे, ऐसी चर्चा हुई तो बताया कि बड़ा टेंशन हो रहा है कि भारत, हमारे यहाँ जो ITO पे IIPA है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नया नया बना था उस समय, उसने ही उनका एक लेक्चर रख दिया कि भाई दिल्ली आओगे तो यहाँ भी आपका लेक्चर हो जाए आधा घंटे का। अब टेंशन होगी, नया देश, नए लोग, पता नहीं कैसे बोलेंगे, हम बोल भी पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो उनके फ्रेंड ने सलाह दी कि लोक प्रशासन में जब लगे कि अब दिमाग ब्लैंक हो गया, बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचाया, समझ नहीं आ रहा, तो पोस्ट कॉर्प को याद कर लेना। जैसा हमने कभी भक्ति में हम भगवान को याद करते हैं, वैसे यहाँ पोस्ट कॉर्प को याद कर लेना। पी से बोलना शुरू करना। 2-2 मिनट भी सातों पे बोलोगे तो आधा घंटा तो समय वैसे ही निकल जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट पी पे बोलो, फिर ओ पे बोलो, फिर एस पे बोलो, फिर डी पे बोलो। तो अब प्लानिंग पे 2 मिनट 3 मिनट बोलना कौन सी बड़ी बात है, घंटों बोल दिया। तो मतलब इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए भी ये एक तुरुप का इक्का है एग्जाम हॉल के लिए। तब जब एग्जाम हॉल में बैठे और ऐसी स्थिति बन जाए कि अब इस प्रश्न में तो कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या लिखें, आंसर ना और समझ में आ रहा ना छोड़, तो जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए, वैसे तो नहीं बनेगी क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर भी कभी अगर बन जाए ऐसी स्थिति कि इस प्रश्न में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उस समय के लिए ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूं आपको कि तब के लिए है ये आपके लिए एक गुरु मंत्र कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो आंसर ब्लैंक छोड़ने से अच्छा होता है कि आप उसमें पोस्ट कॉर्प लिखाओ। 4 लाइनें पी पे, 4 लाइनें ओ पे, 4 लाइनें एस पे, 10 में से कुछ नहीं तो 3-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा पोस्ट कॉर्प उस प्रश्न के आंसर में। तो ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि पोस्ट कॉर्प लिख दो। लोक प्रशासन में कुछ भी बोलने में समझ में नहीं आए, पोस्ट कॉर्प बोलने लगो, कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।
लूथर गोलेक ने कहा कि 7 काम है पोस्टकॉर में, इनका अध्ययन कर लिया जाए लोक प्रशासन। आलोचना हुई इस दृष्टिकोण की, वो तो सकारात्मक पक्ष था। सकारात्मक देखें तो इस दृष्टिकोण की आलोचना हुई। एक विद्वान है लेविस मेरियम, लेविस मेरियम ने लूथर गुलिक के पोस्टकॉर दृष्टिकोण की इस आधार पे आलोचना की कि लूथर गुलिक ने पाठ्य विषयक ज्ञान या सब्जेक्ट मैटर की उपेक्षा की है। मेरियम का कहना था कि लूथर गुलिक के पोस्टकॉर में पाठ्य विषयक ज्ञान की उपेक्षा की, सब्जेक्ट मैटर को इग्नोर कर दिया है लूथर गुलिक ने। क्या मतलब इस बात? मेरियम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कैंची के समान 2 फलकों वाला औजार है। लोक प्रशासन का क्षेत्र कैंची के समान 2 फलकों वाला औजार है। कैंची है तो 2 फलक हैं, एक फलक किस अंग के कार्य और दूसरी फलक कौन से कार्य। देखिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं, आज की क्लास हमने कहां से शुरू की कि सरकार के किस अंग के कार्यों का अध्ययन करें। तो संकुचित दृष्टिकोण ने क्या कहा, कार्यपालिका, और कार्यपालिका क्या क्या काम, क्रियान्वयन। तो किस अंग के कार्य और कौन से कार्य। और लूथर गुलिक अपने पोस्टकॉर दृष्टिकोण में केवल ये बता रहे हैं कि कौन से कार्य। गुलिक ने इसकी चर्चा नहीं की कि किस अंग के कार्य। गुलिक का जो पोस्टकॉर दृष्टिकोण था वो केवल इतना बता रहा था कि आप 7 कार्यों का अध्ययन कीजिए। वो 7 कार्य किसके? विधायिका का पोस्टकॉर, कार्यपालिका का पोस्टकॉर, शिक्षा का पोस्टकॉर या स्वास्थ्य का पोस्टकॉर। गुलिक ने उसकी चर्चा की। लेविस मेरियम ने कहा कि मानी हमने आपकी बात कि पोस्टकॉर बहुत आधारभूत सिद्धांत है प्रशासन का, हर जगह लागू होगा, लेकिन मेरियम ने साथ में उसमें जोड़ा कि हर जगह इसका नेचर एक जैसा नहीं होगा। बजट की जरूरत शिक्षा को भी है, बजट की जरूरत स्वास्थ्य को भी है, रक्षा को भी है, लेकिन रक्षा का बजट और शिक्षा का बजट और उसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है वो एक जैसी नहीं होती। देखिए हम शिक्षा बजट बनाते हैं, बांग्लादेश को भी ध्यान में नहीं रखें तो काम चल जाए, लेकिन रक्षा बजट बनाते समय हमें चाइना को भी देखना है और पाकिस्तान को भी कि उनका रक्षा बजट कितना है, कहाँ कितना खर्चा करेंगे, और साथ से हमारा रक्षा बजट। तो बस्टिंग तो दोनों में भी, शिक्षा में भी बस्टिंग है और रक्षा में भी बस्टिंग है, लेकिन दोनों में बजटिंग का नेचर एक जैसा। कार्मिकों की जरूरत हमें रक्षा में भी है, शिक्षा में भी है, लेकिन जो क्वालिटी रक्षा के कार्मिकों की है वही शिक्षा के कार्मिकों की नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइजेशन दोनों में चाहिए हमें संगठन, लेकिन रक्षा का संगठन अलग होगा, काम करने के तरीके अलग होंगे, शिक्षा का संगठन और काम करने के तरीके एकदम डिफरेंट। तो मेरियम ने कहा केवल इतना बता देने से काम नहीं चलेगा कि कौन से